हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम सौर मंडल के 2 लेक्चर दे चुके हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और बहुत सारे बच्चों को हमने कमेंट्स पढ़ा, बहुत मजा आया पढ़ के कमेंट्स। ठीक है, चलिए आज हम लोग का ये पार्ट 3 है, यानी कि आज हम लोग का सौर मंडल में पृथ्वी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, यानी आज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा और कल से हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी में गतियां, यानी कि पृथ्वी की गतियां कैसी होती हैं। ठीक है, चलिए हम लोगों ने ग्रहों के बारे में पढ़ा था, जिसमें बुध के बारे में पढ़ा था, शुक्र के बारे में पढ़ा था। अगर कोई बच्चा स्टूडेंट नया है और हमारी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर हमारी उन 2 वीडियो को देख लें, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो बुध ग्रह के बारे में पढ़ा था कि ये शुक्र के सबसे नजदीक की ग्रह है, इसके पास कोई ग्रह नहीं है। ओके, और ये भी बताया था हम आपको बुध ग्रह में, ये बुध ग्रह पे दिन में तापमान बहुत अधिक हो जाता है, जबकि रात में तापमान बहुत कम हो जाता है। ठीक है ना। ओके, उसके बाद से है शुक्र ग्रह। ओके, शुक्र ग्रह में क्या होता है कि शुक्र ग्रह बुध ग्रह के बाद आते हैं। बता आपको कि शुक्र ग्रह बुध ग्रह के बाद आते हैं, मतलब कि सूर्य के बाद दूसरा ग्रह वही है। ठीक है, तीसरा ग्रह कौन सा है तो मंगल है। तीसरा ग्रह मंगल है। अब मंगल ग्रह के बारे में पढ़ते हैं कि मंगल ग्रह किसे कहते हैं। ओके, देखिए मंगल ग्रह कहते हैं कि देखिए मंगल ग्रह बहुत ही चमकीला ग्रह है। मंगल ग्रह बहुत ही चमकीला ग्रह है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। ओके, अब देखिए मंगल ग्रह पे वायुमंडल का पतला आवरण पाया जाता है, मतलब मंगल ग्रह पे वायुमंडल का पतला आवरण पाया जाता है, मतलब जीवन की संभावना है लगभग अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि वहां पे आदमी रह सकता है आने वाले समय में। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिनों प्रतिदिन इतना जनसंख्या बढ़ते जा रहा है कि संभव नहीं है कि धरती पे उतना लोग रह पाएंगे, तो आने वाले समय में वहां पे लोग रहने लगेंगे, है ना। अब देखिए इसके घूर्णन की गति क्या है, तो घूर्णन की गति है पश्चिम से पूर्व, यानी मंगल ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है। ओके, और इसके उपग्रह की संख्या कितनी है तो 2 ही है, फोबोस और डिवोस। इसके उपग्रह 2 हैं, फोबोस और डिवोस। ओके, अब मंगल हो गया। मंगल के बाद से अपना पृथ्वी आता है, तो पृथ्वी तो हम लोग तो पढ़ लिए हैं ना। ठीक है, बृहस्पति देखिए ग्रहों में जो सबसे बड़ा ग्रह है, ग्रहों में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा ग्रह है, अपना बृहस्पति है, बहुत बड़ा ग्रह है। ओके, ठीक है, अब देखिए ज्वालामुखी भी यहाँ पे पाई जाती है। बृहस्पति में ये ऐसा ग्रह है कि यहाँ पे ज्वालामुखी के भी भंडार पाए जाते हैं। दूसरी बात कि जो अपना बृहस्पति है वो गैसीय आवरण से बना हुआ पिंड है, मतलब कि वहाँ पे चट्टान नहीं पाए जाते हैं, वो बस गैसों से बना हुआ गोला है। ठीक है ना, मैं लिखवाया नहीं हूँ, लेकिन आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये गैसों से बना हुआ गोला है। ठीक है, यहाँ पे धुलकर पाए जाते हैं। ठीक है, घूर्णन मतलब ये किस दिशा से घूमता है, तो ये भी पश्चिम से ही पूर्व दिशा में घूमता है। ओके, इसके उपग्रह कौन से हैं, तो देखिए बृहस्पति के अगर उपग्रह की बात करें तो बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या है 95। उपग्रहों की संख्या कितनी है 95, लेकिन 95 थोड़ी ना फेमस है, उसके 3-4 ग्रह बहुत फेमस हैं। जो कौन से हैं, गैनिमेड हो गया, आयो हो गया, यूरोपा हो गया, कैलिस्टो हो गया। कैलिस्टो इसी के ग्रह है। ठीक है ना। अगला है शनि ग्रह। शनि ग्रह के बारे में पढ़ते हैं कि शनि ग्रह के चारों ओर सर्पिले छल्ले होते हैं, मतलब आप देखे होंगे कि शनि ग्रह जब ऐसे ग्रह बनाया जाता है ना, तो आप देखे होंगे ऐसे ऐसे छल्ला बनाया गया होता है। आप देखे होंगे इसके चारों तरफ छल्ले बनाए गए होते हैं, यानी क्या होता है तो शनि के चारों तरफ से छल्ले मौजूद होते हैं, जो कि सर्पिले रंगों की पट्टी की तरह दिखाई देती है। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं कि दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब शनि का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो टाइटन है। शनि के एक ही ग्रह नहीं है, शनि के ग्रहों की संख्या देखिए लिखवाए हैं 146, यानी सबसे अधिक ग्रह अगर किसी के पास है तो शनि के पास है। ठीक है, और उसका सबसे बड़ा ग्रह टाइटन है। ठीक है, ये इसकी घूर्णन कैसी है, शनि कैसे घूमते हैं तो ये भी पश्चिम से ही पूर्व घूमते हैं। ओके, अब पढ़ते हैं अरुण के बारे में कि अरुण ग्रह क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है आप लोगों को कि एकमात्र ग्रह जिसका कोई ना कोई ध्रुव सूर्य के सामने होता है। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लो एक ग्रह हो गया, ठीक है, तो ग्रह का ये ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव होता है ना। तो एक ही ऐसा ग्रह है, मतलब ये 8 ग्रहों में इकलौता यही ग्रह है जिसका एक ध्रुव हमेशा सूर्य के सामने होता है,
या तो ये रहेगा नहीं तो ये रहेगा, ठीक है। या तो उत्तरी ध्रुव रहेंगे सूर्य के सामने या तो दक्षिण ध्रुव रहेंगे, लेकिन एक ध्रुव हमेशा सूर्य के सामने रहता है। ओके, ठीक है। आप ग्रह का प्रकाश कैसे रंग के होते हैं? तो अरुण ग्रह का प्रकाश हरे रंग का होता है। अरुण ग्रह का जो प्रकाश किस रंग का निकलता है? हरे रंग का निकलता है। और इसकी घूर्णन होती हैं वो उल्टा होती हैं, पूरब से पश्चिम। इसका घूर्णन पूरब से पश्चिम होता है, ठीक है। इसके उपग्रह कौन कौन से हैं? तो इसके फेमस जो प्रसिद्ध उपग्रह हैं वो एरियल है, टिटानिया है और मिरांडा है, ठीक है, मिरांडा। ओके, अरुण ग्रह हो गया। अब अगला ग्रह है वरुण ग्रह। तो वरुण ग्रह में 5 वलय होते हैं। ये जो वलय बता रहे हैं आपको बताया ना मैंने आपको कि ये वलय होता है इसके चारों तरफ। तो वरुण ग्रह में 5 वलय होते हैं। ओके, और इसका भी घूर्णन पश्चिम से पूर्व होता है। और इसके उपग्रह जो है वो टिटान और मेरिट जो है बहुत फेमस हैं। देखिए वरुण ग्रह के उपग्रह कितने हैं? टोटल 14 हैं, ठीक है। वरुण ग्रह के बाद भी एक ग्रह आता है यम, जिसका मैंने चर्चा नहीं किया हुआ है, ठीक है। अरुण ग्रह का मैंने चर्चा नहीं किया हुआ है, पता है क्यों? क्योंकि देखिए ये यम ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जो कि अपने निश्चित कक्षा में रहता है। देखिए बात कुछ यूं होती है कि मान लीजिए हम एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, लेकिन डेली क्लास में नहीं आ रहे हैं। कब वो 5 में बैठते हैं, कब वो 6 में बैठते हैं, कब वो 4 में बैठते हैं। तो बताइए हमें किस क्लास का स्टूडेंट कहलाऊंगा? कोई स्टूडेंट कहलाऊंगा? मैं कोई स्टूडेंट नहीं कहलाऊंगा। मान लीजिए कि कभी मैं बैठ रहा हूँ 10 में, किसी दिन बैठ गया 5 में, किसी दिन बैठ गया 4 में, अब किसी दिन महीना भर गायब रहता हूँ, पता ही नहीं चलता है। तो मैं किसी क्लास का स्टूडेंट कहलाऊंगा? बिल्कुल नहीं कहलाऊंगा। आप भी जानते नहीं कहलाऊंगा। वह हाल है अपना यम भाई का। यम जो ग्रह है उसका सेम टू सेम यही हाल है। यम भी क्या करता है? तो कभी अपने कक्ष में रहता है, कभी अपना कक्ष छोड़कर दूसरे कक्ष में चला जाता है, कभी दूसरा कक्ष छोड़कर अपना कक्ष में चला आता है, कभी तीसरे कक्ष में चला जाता है, कभी दिखाई नहीं देता कोई साल। उसको कैसे ग्रह मानेंगे? इसलिए यम ग्रह को कुछ विद्वानों ने यम ग्रह मानने से इनकार कर दिया। मतलब विद्वान भी तो एक क्राइटेरिया रखते हैं ना, एक लिमिट रखते हैं कि आपको ग्रह बनना है तो ऐसी ऐसी शर्तें होनी चाहिए। अब उस शर्तें नहीं मान रहा बेचारा यम, तो शर्त नहीं मानेगा तो क्या होगा? ग्रह नहीं मानेंगे, ग्रह नहीं मानता ऐसा बेचारा, ठीक है। लेकिन अभी मैं रिपोर्ट देखा था कुछ दिन पहले, तो यम का ग्रह माना जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब क्लास में नहीं दे रहा है तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा उसको, ठीक है। मैंने बता दिया उसके बारे में कि यम का क्या हाल चाल है। चलिए अब पढ़ते हैं क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है। तो सुनिए क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? क्षुद्र ग्रह वो आकाशीय पिंड है जो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे एक चीज की, देखिए आप देखे होंगे ऐसे बुध ग्रह होता है, बुध के बाद से बुध होते हैं, बुध के बाद से शनि होते हैं ना जी, बुध शुक्र पृथ्वी तीसरे नंबर पर होते हैं, और मंगल फिर बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति बहुत बड़ा होते हैं, ठीक है, बृहस्पति बहुत बड़ा होते हैं, बृहस्पति। ओके, देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच में एक गैप होता है जिसमें बहुत सारे ये पिंड पाए जाते हैं, आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, एक पट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो हमें आपको लिखवाया होगा ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड है, ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। इनकी संख्या लगभग 45,000 है। ये क्षुद्र ग्रह की संख्या कितनी है? 45,000 है। छोटे छोटे पिंड हैं, ठीक है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। इनकी संख्या करीब 45,000 है। और ये क्षुद्र ग्रह है, इनमें जो सबसे प्रसिद्ध क्षुद्र ग्रह है जिसका नाम है चारवेस्टा, फोरवेस्टा बोलते हैं उसको, ठीक है। उसको कभी कभी मतलब अंग्रेजी में लिखते हैं फोरवेस्टा, ठीक है। ये एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसके हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं। इस क्षुद्र ग्रह को अपने आंखों से हम देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, ये उल्का पिंड है। उल्का पिंड अगला पॉइंट है। उल्का पिंड किसे कहते हैं? तो लिखवाए हैं कि रात में टूटते तारे जैसे प्रतीत होते हैं। आप लोग को याद है, आप लोग जब छोटे थे और छत पे सोते थे, ठीक है ना, तो छत पे सोते सोते आपको याद देखते थे कि एगो तारा टूट के गिर रहा है। हम लोग कहते थे कि ये टूटता हुआ तारा है, इससे अपना जो भी वरदान मांगोगे ना वो पूरा हो जाता है, कहते थे हम लोग। वो जो टूटता हुआ तारा है वही उल्का पिंड होता था, ठीक है। तो ये उल्का पिंड सर जलते हुए दिखता था। जब हम छोटे थे
तो ये जलते हुए आता था, दिखता था कि मतलब जलते हुए गिर रहा है, तो ये जलता हुआ प्रतीत क्यों होता था? तो देखिए होता क्या है कि यह एक ठोस कण है, ठीक है, मतलब ठोस आकाशीय पिंड था, होता भी है कि ये ठोस आकाशीय पिंड है जो कि आसमान से टूट के गिरता है। गिरते वक्त क्या होता है कि रास्ते में पूरा वायु है, वायु से घर्षण बहुत तेज होता है, और घर्षण होते होते रगड़ाते तो क्या होता है, वो जल जाता है, और जलने के कारण वो जलते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, ओके। आगे पढ़ते हैं आगे धूमकेतु। ये धूमकेतु क्या होता है? तो धूमकेतु जो होता है वो भी ऐसे ही होता है, ठीक है। वो क्या किससे बना होता है? धूल कण, गैस, बर्फ आदि से बना हुआ एक आकाशीय पिंड है। इसका खास बात क्या है कि ये सूर्य के भी परिक्रमा करता है। धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन होता यह है कि सूर्य के निकट जब आएगा ना, परिक्रमा करते करते जब सूर्य के निकट आएगा तो सूर्य के स्थित मतलब सूर्य के सामने जब आएगा तो सूर्य भगवान गर्म होते हैं, सूर्य गर्म होते हैं, गर्म होने के कारण वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण होने से इसका एक सिर और एक पूंछ का निर्माण होगा, मतलब ये ऐसे सिर के पूंछ के जैसा निर्माण हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए सूर्य पूंछ का निर्माण होगा, और सूर्य से नजदीक जब आएगा तो वाष्पीकरण से सूर्य सिर और इसका पूंछ का निर्माण हो जाएगा, और सूर्य का जो सूर्य से इसका सिर हमेशा सामने दिखेगा और पूंछ हमेशा दूर रहता है। पूंछ हमेशा दूर रहेगा, मतलब सूर्य के सामने जैसे घूमेगा तो अपने मूड़ी के सामने, अपने सर के सामने घूमते रहेगा, और पूंछ पीछे हमेशा रहेगा सूर्य से। ठीक है ना। चलिए अगला है कि ये जो धूमकेतु हमने पढ़ा, ठीक है, धूमकेतु, तो धूमकेतु आकाशीय पिंड है, ठीक है। सूर्य के वाष्पीकरण से इसका सिर हमेशा सूर्य के सामने रहता है, पूंछ हमेशा पीछे रहता है। तो सर कोई धूमकेतु बताइए जो हमें दिखाई देता हो। तो हेली नाम का धूमकेतु बहुत फेमस है, हेली नाम का धूमकेतु बहुत फेमस है, जो कि 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है, और उसे अंतिम बार कब देखा गया था? तो 31 अक्टूबर 2007 में देखा गया था। ठीक है, तो 2007 में है, और इनमें 76 जोड़ लो तो कितना आएगा? 81 713 83 में आएगा। 2083 में आपको अगर आप जिंदा रहें तो आप देखेंगे कि हेलू का धूमकेतु कैसे दिखेगा। ठीक है ना। चलिए अब देखिए सूर्य का सबसे निकट तारा में लिखा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, यानी सूर्य का जो सबसे निकट जो तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो हमें आसानी से आंखों से दिखाई देता है। ठीक है, अब ये हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन हम लोग अब थोड़ा सा और टॉपिक बचा हुआ है कि इन ग्रहों के उपग्रहों की संख्या कितनी है। उपग्रह आपको बताया था ना कि उपग्रह किसे कहते हैं? ग्रह के जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। अब देखिए बुध का एक भी उपग्रह नहीं है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि बुध इतना गर्म रहता है कि उसके उपग्रह ही नहीं है, कोई खा जाता है उससे अपने ग्रह को। शुक्र के भी एक उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक बचा हुआ है जिसका नाम चंद्रमा है। ये प्राकृतिक उपग्रह है। कृत्रिम उपग्रह मतलब देखिए उपग्रह भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है। प्राकृतिक मतलब होता है जो भगवान के द्वारा ऑटोमेटिकली वो आकाशीय पिंड नहीं है, और कृत्रिम का मतलब होता है जो हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं और ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। तो वैसे ग्रहों की संख्या बहुत अधिक होगी, ठीक है, लेकिन जो प्राकृतिक उपग्रह हैं वो पृथ्वी के पास एक ही है। मंगल के पास 2 हैं, फोबोस डिबोस, ठीक है। बृहस्पति के पास 95 है, और शनि के पास 146 है, और उनके पास 27 है, और उनके पास 14 है, और यम के पास 5 है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैं हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं हट गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर हमारी ये वीडियो आपको समझ में आ रही है तो आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए, ताकि हम इस चैनल को बहुत बड़ा ग्रोथ कर सकें और अधिक से अधिक बच्चे जुड़ें और अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।